वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स इसेंशियल्स। हम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके इसेंशियल क्या है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जिनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ इसेंशियल्स लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, लेकिन इसके इसेंशियल के अलावा हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए, कोई पूछे तो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का एक्ट है। और इसके सेक्शन 2H में, सेक्शन 2H में जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है। सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है। आप बेयर एक्ट खोल के देखिएगा तो उसमें मिलेगा आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज H में कॉन्ट्रैक्ट टर्म को डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार ये बताया है, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया है कि कोई भी जो ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हम आगे ये पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है, इसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा एग्रीमेंट देखिए, दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी जो होती है दूसरी पार्टी को, एक पार्टी तो प्रपोजल देती है तो वो प्रपोजल लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो जो प्रपोजल दूसरी पार्टी को जाता है, जो एक्सेप्ट कर लेती है, तो जैसे ही एक्सेप्ट करता है तो वो प्रोमिस बन जाता है, और वो प्रोमिस ही आगे, एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस ही जो है क्या है, एग्रीमेंट कहलाते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज ई में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और कॉन्ट्रैक्ट की है सेक्शन 2 क्लोज H में। तो अब देखिए, एग्रीमेंट में ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है। ऑफर, प्रपोजल को ही ऑफर बोलते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, एनफोर्स किया हुआ है, और जिसको एक्सप्रेसली वॉइड ना किया गया हो। यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी बताए गए हैं जिनको एक्सप्रेसली वॉइड किया गया है। जैसे कि भाई कोई अगर किसी के ट्रेड में रेस्ट्रेन करता है, रोकता है, ट्रेड करने से रोकता है, या किसी को मैरिज करने से रोकता है, इस तरीके से कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी बताए गए हैं जो कि वॉइड हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसके इसेंशियल्स देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 क्लोज H, सेक्शन 2 क्लोज H तो ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़। उसके बाद सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें हम पढ़ेंगे इसके इसेंशियल्स। इसके इसेंशियल्स क्या हैं, तो इसके इसेंशियल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट को हिंदी में सक्षम बोलते हैं। सक्षम मतलब जो कैपेबल होती है, वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट होती है सहमति, ठीक है। फ्री होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए मतलब उसने अपनी वॉल्यूंटरली फ्री माइंड से दी हुई होनी चाहिए उस कंसेंट को। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को उद्देश्य बोलते हैं। एम क्या है, उद्देश्य क्या है, वो बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जब तक कि लीगल रिलेशन नहीं बनेगा, कोई दो एग्रीमेंट है, दो पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, उसमें कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कोई इंटेंशन है ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि फैमिली में ही मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरीके की बात को लेकर प्रोमिस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो उसमें लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं रहती। जैसे कि मान लो हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि आज शाम को मूवी देखने चलेंगे, इसमें हमारी कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं, हालांकि ऑफर भी हो गया और प्रपोजल भी है और एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, तो इसको शू नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर कि मेरे हस्बैंड जो है मूवी दिखाने नहीं लेकर चले गए, तो इस चीज़ के लिए शू नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने की जो है इंटेंशन नहीं थी उनको। अब नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, मैंने यही बताया था, थोड़ी सी देर पहले ही बताया था कि उनको वॉइड नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड बताया गया है, वो उस कैटेगरीज में ये फॉल नहीं करने चाहिए, तो इसकी जो है इसेंशियल वैलिडिटीज़ जो है पूरी हो जाएंगी। तो देखिए, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग हर एक जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जब कॉम्पिटेंट पार्टीज जो होती हैं उनके द्वारा, कॉम्पिटेंट पार्टीज के थ्रू फ्री कंसेंट से लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए कुछ क्रिएट किया जाए और एक्सप्रेसली उसको वॉइड नहीं किया गया है,
तो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी जरूरी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट सेक्शन 2E मैंने बताया था, सेक्शन 2 क्लोज ई में जो है डिफाइन किया गया है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तो वह एक्ट की धारा 2B में, एक्ट की धारा 2B में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें है ना प्रोमिस की डेफिनेशन दी है। जैसे मान लो मैंने पहले आपको बताया ही था यहाँ पर कि एक पार्टी प्रपोज करती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो क्या बन जाता है, वो प्रोमिस बन जाता है। वो प्रोमिस 2B में दिया है, ठीक है। अब धारा 2 जो है प्रोमिस बनने के बाद 2E में फॉल करने लगती है, वो अग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। तो एवरी प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिस, एक प्रोमिस है या प्रोमिस का सेट है, वो सारा मिल करके जो कि एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन भी देता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले में कुछ चीज़, प्रतिफल, प्रतिफल बोलते हैं। मान लो किसी ने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी के बदले में जो पैसा दिया गया, तो ये पैसा जो है प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑफर हुआ, उधर से एक्सेप्टेंस हुआ, मैं आपको प्रॉपर्टी बेचूंगा, ठीक है, मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें कंसिडरेशन क्या हुआ, पैसा। तो ये चीज़ है कंसिडरेशन होता है। तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होता है, ठीक है, इज एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है। इसलिए एग्रीमेंट के लिए जरूरी क्या है कि एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल प्रपोजल होना चाहिए, उस प्रपोजल का लॉफुल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब है कॉम्पिटेंट पार्टीज। पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ये सेक्शन 11 में बताया गया है। आप देखिए बेयर एक्ट साथ साथ में रखेंगे तो उसको आपको क्लियर होता चला जाएगा। सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि वो कैपेबल होनी चाहिए, समर्थ होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। योग्य कौन होता है, उसमें एक मेजर पर्सन होना चाहिए। देखिए कोई बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब होता है जीरो, शून्य, ठीक है। एक मेजर होना चाहिए, ठीक है। मेजर का मतलब है 18 साल से ऊपर की एज मानी गई है मेजोरिटी के लिए, इंडियन मेजोरिटी एक्ट से उठाते हैं हम उसकी एज को। उसके बाद वो साउंड माइंड होना चाहिए, भाई कोई पागल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर सकता है, इसलिए उसका माइंड का साउंड होना जरूरी है। और जिस लॉ से वो गवर्न होता है उसके अधीन उसकी दूसरी कोई डिसेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी टाइप की डिसेबिलिटीज उसके अंडर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 4th पे आते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी फ्री कंसेंट पे आते हैं। फ्री कंसेंट जो है सेक्शन 13 में डिफाइन की गई है। फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में कि जब दो पर्सन एक ही बात पे, एक ही भाव में सेम तरीके से एग्री हो जाते हैं, सेम थिंग पर सेम सेंस में सेम माइंड से एग्री हो जाते हैं, तो वो ये कहा जाता है कि वो इससे फ्री कंसेंट है और एक बात पे सहमत हो गए हैं, उनकी कंसेंट फ्री हो गई। कंसेंट को किसी भी तरीके से मतलब कि उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, कंसेंट को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि कंसेंट के ऊपर किसी तरीके का एक हम लीगल वर्ड्स को पढ़ेंगे, जनरली मैं वर्ड्स में बता देती हूँ, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। उसमें एक दो वर्ड्स जो है हम लीगल तरीके से पढ़ते हैं, कोहर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोहर्जन का मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है किसी के ऊपर अपने जो पोस्ट है, पद है या अपना इन्फ्लुएंस है गलत तरीके से डालने की कोशिश करना। तो इन तरीकों का जो प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। मान लो फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी, फ्री कंसेंट तब मानी जाएगी जब किसी पर्सन के ऊपर, किसी पर्सन के माइंड के ऊपर ना किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग है, ना किसी तरीके का इन्फ्लुएंस किया गया है, ना फ्रॉड है, ना मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। फ्री कंसेंट के अभाव में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो या तो वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, ठीक है। तो वॉइड कौन से सेक्शन में होगा, वॉइडेबल कौन से सेक्शन में होगा, ये हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। एक्ट का सेक्शन 23 उसमें बताया गया है, सेक्शन 23 को आप ओपन करके देखोगे बेयर एक्ट में, तो उसमें बताया गया है कि जो एग्रीमेंट होता है उसका ऑब्जेक्ट और उसका कंसिडरेशन जो होता है लॉफुल होना चाहिए, भाई कोई इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें उसका उद्देश्य होता है और उसका जो कंसिडरेशन होता है, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाते हैं। जैसे कि अगर वो लॉ ने ही फॉरबिड कर दिया कि भाई ये चीज़ इस चीज़ पे नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उस पर क्यों करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। उसके बाद
पहले तो उसने फॉरबिड कर दिया। अगर इस तरीके के नेचर का है वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको परमिट कर दिया तो ये क्या करेगा, ये दूसरे लॉ हैं उसके प्रोविजन को फेल कर देगा। मान लो देखो यहाँ पर इसका मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये कहता है दूसरा, इसको अलाउ कर दिया, इसका नेचर ऐसा है कि अगर इसको परमिट कर दिया तो ये दूसरी प्रोविजन है उसके नेचर को डिफीट कर देगा। मान लो कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है एक 18 साल का पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट तो 18 साल का पर्सन कर सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, यानी कि मेजर होना चाहिए। मेजर तो 18 साल का होने पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक लड़के ने एक लड़की से कॉन्ट्रैक्ट किया 18 साल की एज पर होने पर, वो शादी करते हैं, ठीक है, दोनों की वो शादी कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास जाते हैं वो तो कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो गलत नहीं है। 18 साल की लड़की है, 18 साल का लड़का है, उन्होंने शादी का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर देखा जाए तो एज के हिसाब से तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर वो जाएंगे हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में जाते हैं अब वो शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए शादी करके, तो हिंदू मैरिज एक्ट तो कभी अलाउ करता ही नहीं है कि 18 साल का लड़की है उसके 18 साल के लड़के के साथ शादी होना चाहिए। उसमें तो 21 साल तो लड़के की एज बताई गई है, 18 साल लड़की की एज बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इस एक्ट ने तो अलाउ कर दिया, लेकिन इस एक्ट के अलाउ करने के कारण दूसरे लॉ के प्रोविजन जो है डिफीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा कि इस तरीके का वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं हम अगले उस पे, सेक्शन 23 में जो है, सेक्शन 23 जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें जो दूसरा पॉइंट हमने कर लिया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो एग्रीमेंट है उसका उद्देश्य फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉड को डिफाइन करने की अब यहाँ जरूरत नहीं है, जनरली सभी समझते हैं फ्रॉड क्या चीज़ होती है। और उसके बाद है, जब एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है दूसरे के अगर बॉडी या प्रॉपर्टी को इंजरी करने के लिए है, तो इस तरीके के भी एग्रीमेंट, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। किसी को मारने के लिए या फिर किसी की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो ऑब्वियसली इलीगल होगा। उसके बाद है, जब जो उसका एग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट ही इमोरल हो, मतलब कि कोई मान लो अपने घर में कोई लड़की है उसको बेचना चाहे, तो ये क्या मोरल थोड़ी है, लीगल भी नहीं है, मोरल भी नहीं है। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जाते, एग्रीमेंट ही नहीं किए जाते, कॉन्ट्रैक्ट तो चलो दूर की बात है, एग्रीमेंट ही नहीं किए जाते। उसके बाद जब कोर्ट ने उसे ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये चीज़ें अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ के अंडर नहीं आती, अच्छी नहीं है, कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। अब एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल होने चाहिए। अगर लॉफुल वो नहीं है तो वो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल होगा और उसका जो है इफेक्ट क्या रहेगा, वॉइड हो जाएगा। उसके बाद है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसमें है कि इंटेंशन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं आपको शाम को मूवी दिखाने लेकर चलूंगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है यहाँ पर। मान लो किसी ने किसी को प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट किया, उसके बाद ऑफर एक्सेप्टेंस भी हुआ, कंसिडरेशन का भी लेन देन हो चुका है, उसके बाद अगर वो ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस करता है तो ये उसमें आता है कि भाई लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन थी, उसको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना था, तो इसलिए उसने ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया। लेकिन मूवी दिखाना या नहीं दिखाना ये तो ज़रूरी नहीं है, इसका जो है परफॉर्मेंस किया ही जाए, ये तो नॉर्मल लाइफ है, पर्सनल लाइफ होती है, उसमें पता नहीं एक दिन में कितने ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होते होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती है, तो इसको नहीं माना जाता ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद है नॉट एक्सप्रेसली वॉइड। मैंने इसको पहले भी बताया, अभी दोबारा बता रही हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 10 उसका जो पैरा आप फर्स्ट पढ़ोगे, बेयर एक्ट खोल करके देखना, तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट होते हैं उसको एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेसली वॉइड कहाँ बताए गए हैं आगे आप पढ़ना, सेक्शन 24 है, सेक्शन 24 है, 25 है, 26 है, 27, उसमें बताया है कि अगर 25 में तो ये कहा कि आप कंसिडरेशन ही नहीं देते हो किसी एग्रीमेंट के लिए, तो वो वॉइड, कंसिडरेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा।
ठीक है, कंसिडरेशन तो इसका इसेंशियल वैलिडिटी में आता है ना। उसके बाद 26 में शादी करने से अगर रोकता है तो वो होगा। सेक्शन 27 में किसी को हम बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन करने से रोकते हैं तो वो भी क्या होगा, वॉइड होगा। ऐसे ही सेक्शन 28 में, 29 में, 30 में, 56 में और 36 में आप पढ़ के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो करार है, ये जो एग्रीमेंट है, ये सारे वॉइड हैं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36 और 56 ये है ना वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं। आप इनको एक बार पढ़ के देखिएगा, वैसे अलग से वीडियो बना दी जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी इसेंशियल वैलिडिटीज क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।